अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बशीर भट्ट और आप देख रहे हैं हॉरर स्टेशन। दोस्तों, आज की स्टोरी का जो मौजू है वो ये है कि कैसे आपकी एक छोटी सी गलती आपको एक बड़े खतरे में डाल सकती। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरी पैदाइश आज से 30 बरस पहले रावलपिंडी के गांव बकरा सईदा में हुई। मेरे अब्बू इस्लामाबाद के एक वीरान से स्कूल में हेडमास्टर थे। इनको रहने के लिए जो मकान मिला था, इसके सहन में कच्ची कब्रें और पुराने दरख्त थे। कब्रों को हमवार करके दरख्तों को उधर ही रहने दिया गया था। मेरी पैदाइश के वक्त से अम्मी के साथ मेरी खाला रहती थी और बड़े भाई भी हमारे साथ ही थे। वो मकान असेब ज़्यादा मशहूर था। किसी ने भी सरकारी मुलाजिम को ये बताकर हमदर्दी जुतलाने की कोशिश ना की। एक रोज़ अम्मी सब्ज़ी पका रही थी। अम्मी ने खाला से कहा, आज शहर से मछली आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अम्मी ने ये अल्फाज अभी अदा किए ही थे कि अचानक ऊपर से एक ताज़ा मछली, जिसका वज़न कोई 4 किलो होगा, करीब ही आ गिरी। सब हैरान और परेशान हो गए। बाहर निकलकर देखा, छत पे चढ़कर देखा, मगर कोई सुराग ना मिल सका। फिर अक्सर अम्मी को सुबह के वक्त झाड़ू देने की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी और महसूस होता था जैसे घर में कोई चल फिर रहा हो। इसका जिक्र अम्मी ने कई बार दूसरों से किया, मगर सब ने इसे वहम करार दिया। एक रोज़ तो घड़े और बाल्टियां सब खाली थी। कोई ताज़ा ताज़ा नहा कर निकल चुका था, मगर वो कौन था? हमारे घर का तो कोई फ़र्द ना था। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी 20 रोज़ तक कमरे के अंदर ही रही। 21 दिन के बाद मुझे और अम्मी को कमरे से बाहर निकाला गया तो मैं एकदम चिल्लाई और नीली पड़ गई। मैं 4-5 मिनट तक बेहोश रही थी। सब ने समझा कि मुझे हवा लग गई है, मगर बेहोशी के ये दौरे मुसलसल जारी रहे और मैं हफ्ते में कई बार बेहोश हो जाती। मेरा खालाजाद आसम, जो 10 बरस का था, वो लाहौर में था। हम दोनों एक ही दिन साथ साथ बेहोश हो जाते। मेरी उम्र 5 साल की हो गई और आसम भी 10 साल का हो गया था। अम्मी अब्बू ने हर किस्म के इलाज कराए, मगर डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही थी कि बीमारी क्या है। अक्सर हम दोनों एक ही वक्त बेहोश हो जाते। फिर मुझे बकरा सईदा के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। खुदा के फजल से मैं बहुत ज़हीन थी। मेरे पास अव्वल आने के तमाम ही सर्टिफिकेट मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर तालीम से मैंने दौड़ में अव्वल नंबर हासिल किया। मैं वाहिद लड़की थी जो दौड़ में हमेशा सबसे आगे होती थी। वक्त के साथ साथ मैं बड़ी होती गई। अजीबो गरीब वाक़यात घर में होने लगे थे, जिससे मेरे घर वालों को भी शक होने लगा था कि मेरे अंदर कोई और ही ताकत काम कर रही है। इस वक्त तक मेरे अब्बू और एक और स्कूल में आ गए थे और रावलपिंडी से 50 मील दूर नूरपुर के स्कूल में थे। वहाँ इस वक्त ना कोई पक्की सड़क थी और ना गाड़ी के लिए कोई और रास्ता था। रास्ते में बरीमाम का जंगल पड़ता था, जिसमें पगडंडी के रास्ते लोग आते जाते थे। हम लोग सैयद होने की वजह से सख्त पर्दा करते थे। एक दोपहर जब सब लोग सो रहे थे, मैं 50 मील दूर अब्बू के पास नूरपुर गांव पहुंच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से रह गए। राबिया, वो हैरानी से बोले, बेटी तुम इधर कहाँ से आई हो और यहाँ कैसे पहुंची हो? अब्बू, मैं एक बारात के साथ आई हूँ। बारात कहाँ है? किसकी शादी है? अब्बू ने पूछा। मेरी सहेली फरहत की बहन की। इसी के साथ आई हूँ। वो लोग इस तरफ पीछे रहते हैं, मैंने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कदर गर्मी और हबस के बावजूद मुझे थकन के असरात बिल्कुल ना थे। मैंने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने नहलाकर पहनाए हों। अब्बू ने दूर दूर तक देखा, कोई आदमजाद न था। मेरी परेशानी की इंतहा न थी। वो मेरे साथ दरख्तों तक आए। आप ये इसम 3 बार पढ़ें। मैंने दरख्तों के नीचे वाली ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी ज़मीन में सीढ़ियाँ खुल जाएंगी। इसके नीचे सारे लोग और बारात भी है। तुम किसी गाड़ी पर आई हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अब्बू खौफज़दा होकर बोले। मैं गाड़ी पर नहीं, हवा में उड़कर आई हूँ। मैं खड़े खड़े हवा में बुलंद हो सकती हूँ। मैं ऊपर उछलते हुए बोली। सुबह जब अब्बू मुझे घर लेकर गए तो सब हैरान रह गए कि इसे तो हमने अंदर सुलाया था, ये वहाँ कैसे पहुँच गई। इस बात पर दादा जान बहुत परेशान हुए थे। मेरे दादा जान ने बहुत सारे फ्लैट बना रखे थे, जिसमें कई किराएदारों के अलावा दूसरे शहरों के लोग भी रिहाइश के लिए आते जाते रहते थे, जो मरी जाते हुए क़याम करते थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रहा। मैं घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती थी। राबिया, मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहा करती थी, बावर्ची खाना साफ कर दो, बर्तन धो लो,
जितने बर्तन अलमारियों में हैं इन्हें धोकर साफ करके रख दो। ये सब कहकर अम्मी पड़ोस में ज़ैनब के घर चली जाती और 1 घंटे बाद जब वो वापस आती तो सारा काम खत्म हो चुका होता। ये सब कुछ देखकर घर वाले भी परेशान थे। उनका कहना था कि इसके अंदर कोई जिन्नाती ताकत काम कर रही है। फिर एक रोज मुझे माहिर जिन्नात को दिखाया गया। इसने मुझे वो अजियतें दी कि घर वाले मेरी मौत की दुआएं मांगने लगे। मेरी उम्र इस वक्त 6 साल की थी। 6 साल का बच्चा कितना होशियार और चालाक हो सकता है। मेरे खानदान वाले सब हैरान थे। एक रोज मेरी अम्मी की सोने की बालियां जो दादी जान ने इन्हें बनवा कर दी थी गुम हो गई। मैंने जहन में महसूस कर लिया था कि बालियां मेरे एक करीबी रिश्तेदार के संदूक में मौजूद हैं। मेरे कहने पर मेरी अम्मी इनके घर गई और संदूक से बालियां निकाल लाई। एक शाम में स्कूल की लड़कियों के साथ छत्तर पार्क पिकनिक मनाने के लिए गई। वहां एक नहर में गिर पड़ी और डूब गई। लड़कियों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। हर तरफ शोर उठा और मुझे चंद आदमियों ने बाहर निकाला और बोले, लड़की तो मर गई है। मेरे घर वालों ने सुना तो दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मामू और दादा जान खामोश बैठे आने जाने वालों के साथ दुआ कर रहे थे। जिस वक्त मैं नहर में डूबी थी, इसके 10 मिनट बाद मैं अपने मामू के घर एबटाबाद में पहुंच चुकी थी। वो सब हैरान थे कि मैं हजारों मील का सफर करके यहाँ कैसे पहुंची हूँ। रेलगाड़ी का स्टेशन वहां से काफी दूर था। अगर मैं सुबह के वक्त घर से चलती तो भी 4-5 घंटे का सफर था। मेरे मामू का कहना था कि मैं छत के रास्ते सीढ़ियां उतरकर सहन में आई। तुम्हारे साथ कौन आया है? अब्बू कहाँ हैं? भाई किधर है? उन्होंने सवालों की बौछार कर दी थी। चंद मिनट तो सब यही समझे कि वो लोग बाहर होंगे और मुझे अंदर भेजकर मजाक कर रही हैं। अब्बू और भाई तो लाहौर गए हुए हैं। मैंने उनसे कहा, आपका पड़ोसी भी रियाज मिला था, उसके हवाले मुझे करके गए हैं। वो मुझे यहाँ लेकर आया है। दूसरे दिन जब रियाज की अम्मा से पूछा गया तो वो बोली, मेरा बेटा तो 3 दिन से आज़ाद कश्मीर गया हुआ है, कल ही आएगा। दूसरे दिन जब रियाज घर आया तो इससे पूछा गया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इसे लेकर नहीं आया। इस दिन के बाद मेरी बेहोशी के दौरे बढ़ते गए। मुझे घर में अकेला ना छोड़ा जाता। कई अमलों ने मुझ पर बड़ी सख्तियां की। सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के घड़े मेरे ऊपर डाले जाते। सख्त किस्म की धुनियां दी जाती। मेरी नाक और आंखें सूज जाती। मेरे गिर्द चाकू से आसार बनाए जाते। मेरा घर आना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हर वो काम करने लग गया जिससे मैं सेहतियाब हो जाऊं। मगर बीमारी आमलों के टूनों से तो और ज्यादा बढ़ गई। यूं लगता था जैसे मुझ पर असर अंदाज नादीदा हस्ती चढ़ गई हो। वो जुमेरात का दिन था। फैसलाबाद से एक आमल साहब आए। इनका दूर दूर तक बहुत चर्चा था। अब्बू ने इन्हें सब हालात बताए। नसार साहब, वो बोले, कल अपनी बच्ची को लाइएगा। अगर इस पर किसी चीज का साया है तो वो मेरे कमरे में दाखिल नहीं होगी, भागने की कोशिश करेगी, मेरे साथ आंख मिलाकर बात नहीं करेगी, मैं जो तावीज दूंगा वो नहीं पिएगी, और जो जलाने के तावीज होंगे इन्हें संभाल कर रखिएगा, वरना जलाने से पहले ही गायब हो जाएंगे। अबू दूसरे रोज जब मुझे कई बहानों से वहां लेकर गए तो मैं अंदर नहीं जाती थी। वो बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार से अंदर बुलाते, मगर मैं ना जाती थी। आखिर कई लोग मुझे पकड़कर उनके कमरे में ले गए। जब मैं वहां गई तो मैंने उनसे बात ना की और ना ही इनकी तरफ देखा। पीने के तावीज़ों से भी मैंने इनकार कर दिया। इनकी बातें जिनका जिक्र उन्होंने किया था सब ठीक निकली। मुझे वहां ये कहकर ले जाया गया कि तुम्हारी फूफी की लड़की रानी की मंगनी है। अगर वो ये ना कहते तो मैं हरगिज वहां ना जाती। उस बारिश बुजुर्ग से मायूस होकर अब्बू ने डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया। पाबंदी से अच्छी खुराक दी जाती, घुमाया जाता और रिश्तेदारों के घरों में ले जाया जाता कि शायद मैं ठीक हो जाऊं। आखिर गुजरात के रहने वाले एक शाह साहब को बुलवाया गया। उन्होंने एक प्याले के अंदर कुछ लिख कर दिया जिसमें मुझे पानी डालकर पिलाया जाता था। कुछ तावीज दिए जो इसी शाम मेरी बेहोशी के वक्त जलाए गए। शाह साहब ने अपने गिर्द एहसार कायम कर रखा था। वो तावीज पकड़कर जला रहे थे कि मैं एकदम बेहोशी की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। सब घर वाले कहते हैं कि मेरी आंखें उबर रही थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने वो शोर शराबा किया कि सब हैरान रह गए। मुझे मत मारो, मैं लंगड़ा हो गया हूँ। मैंने तुम लोगों को क्या दुख दिया है? मैं चीखते हुए बोली। शाह साहब ने सवाल पूछा मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। फिर मेरे घर वालों को कहा गया कि कुरानी आयात ना पढ़ें। पानी मांगूं तो शराब पिलाई जाए, खाने को मांगूं तो साबुत प्याज, लोहे का चाकू और सूखी रोटी दी जाए, रात को गर्म लोहा सराहने रखा जाए। ये इलाज सब कामयाब रहा। उधर मुंह में शराब गई, उधर मुझे होश आ गया। आखिर कब तक ये इलाज रहता? मेरी सेहत बुरी तरह गिर गई थी। कई महीने बीत गए। शाह साहब गुजरात चले गए थे। एक दोपहर जब मैं बेहोश हो गई थी, मैंने अम्मी को देखकर आंखें खोल ली। अम्मी, खाने को कुछ है? मुझे सख्त भूख लगी हुई है।
میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امی پیاز لینے گئی اور پیاز لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے غصے سے پیاز زمین پر دے مارے۔ رابعہ، امی غصے سے بولی، کیوں تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا نام عبداللہ ہے میں ایک دم بولی تھی۔ اور میں بکرا سیدہ کا رہنے والا ہوں۔ اس کی خالہ نے بچے کو نماز کے وقت ایک درخت کے پاس پیشاب کروایا تھا۔ اس کا اپنا ایک لڑکا بھی ہماری گرفت میں ہے۔ صرف آپ لوگوں کی ہمدردی اور اچھے سلوک کی وجہ سے متاثر ہو کر اسے مارا نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے مار سکتے ہیں۔ ہماری بچی کا کیا قصور تھا؟ امی نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ سب اچھے لوگ ہیں۔ وہ بولا۔ تم کریم کو جانتے ہو؟ ابو نے اس سے پوچھا۔ ہاں، جس نے حاضری کے رجسٹر میں گڑبڑ کی تھی اور چوکیدار کو بھی مارا تھا۔ یہ ایسی باتیں تھی جو ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ سن کر ابو حیران رہ گئے۔ دوسرے دن شاہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے گرد اثار قائم کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر وہ پڑھتے رہے۔ تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، شاہ صاحب جلال میں آ کر بولے، ورنہ بھسم کر دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کیا ہوں۔ میں جانتا ہوں، ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، شاہ صاحب غصے سے بولے، پہلے تم حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ۔ میں نہیں کھاتا حضرت سلمان کی قسم۔ تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، شاہ صاحب بولے۔ اچھا میں کھاتا ہوں۔ جاتے ہوئے کوئی نشانی بھی دیتے جانا، سمجھے ہو تم؟ شاہ صاحب تیز بولے۔ وہ گلدان پڑا ہے، اسے گراتے جانا۔ ویسے تو میں لنگڑا ہو چکا ہوں، اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو ساری عمر اس کو فائدہ پہنچتا۔ وہ کہنے لگا، جتنا فائدہ تم نے دینا تھا دے چکے ہو، اب اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ امی نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ گلدان تو ہوا سے بھی گر سکتا ہے، ابو بولے۔ بچوں کے سکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ گراؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ گلدان زور سے گرا اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب رات کو مجھے ہوش آیا تو بہت سے لوگ میرے گرد جمع تھے۔ میرے محلے کے لڑکے باغے آئے اور بتایا کہ اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ درخت گر گیا ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ میں اب اس گھر میں بالکل اجنبی تھی، امی کے سوا کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ دادا اور تمام گھر والوں سے پردہ کرتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا مجھے بالکل نہ آتا تھا۔ میں کھڑی ہو کر زور لگاتی کہ اوپر اٹھ جاؤں مگر نہ اٹھ سکتی تھی۔ اسکول کی تمام لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھی اور میں کئی گھنٹے بات نہ کرتی۔ رابعہ، ابو اکثر پوچھتے، عبداللہ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ میں جواب دیتی، آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کہیں کھو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈ لائیے نا۔ میں اس کے ساتھ اوپر اڑ کر تمام مکانوں کے اوپر گھوم آؤں گی۔ میرے ایک خالو ان دنوں گجرانوالہ میں تھے، وہ ہمارے گھر آئے۔ خالو جان نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور مجھے اپنے ساتھ گجرانوالہ چلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو میں راضی نہ ہوئی مگر امی کے کہنے پر گجرانوالہ آ گئی۔ راولپنڈی سے گجرانوالہ آئی تو خالو جان بولے، تم خالہ جان کو پہچانتی ہو؟ نہیں تو، میں دھیرے سے بولی، میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چلو آپ دیکھ لو، تمہیں دیکھ کر خالہ بہت خوش ہوں گی۔ تمہاری خالہ ہی نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ میرا ذہن اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں نے خالہ کو سلام کیا، وہ مسکرانے لگی اور میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر وہاں میری صحت دن بہ دن اچھی ہونے لگی۔ مجھ میں پہلی سی وہ تمام باتیں ختم ہو چکی تھی۔ راولپنڈی اوجری کیمپ میں جب بارود کے دھماکے ہوئے تھے، بارود کا سٹور پھٹا تھا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ میرے ابو اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ دادا جان دھماکوں کی آواز سن کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تمام عمارتیں خالی ہو گئی۔ دادا جان کو ایک شخص نے آ کر امی کے ساتھ ہی اٹھایا اور اپنے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا۔ بہن، وہ شخص بولا، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے، مکان کو چھوڑ دیں اور اپنی جان بچائیں۔ ہم راتوں رات مکان کے اندر سے نکل کر دوسرے شہر پہنچ گئے۔ میں پہچانتی تھی کہ وہ شخص عبداللہ تھا۔ جب ہم دوبارہ اپنے مکان میں آئے تھے تو حیران رہ گئے تھے۔ ہمارا مکان معجزے کے طور پر بچ گیا، جبکہ آس پاس کے سارے مکان گرے پڑے تھے۔ ہماری ہر چیز سلامت تھی۔ اس حادثے میں میرے کئی رشتہ دار سکول سے واپس نہ آئے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی سکول گیا، وہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا۔ امی نے اس سے پوچھا تو وہ بولا نیلی ٹوپی والا ایک شخص اسے سکول سے نکال کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس روز لاہور سے میری خالہ، نانی، خالہ کی لڑکیاں اور ماموں آئے ہوئے تھے۔
हर किस्म के खाने पकाए गए थे। खाना पकाकर फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया गया था। हम सब सैर के लिए शकरपरियां जा रहे थे। राबिया को मत ले जाइएगा, ये बेहोश हो जाती है, मेरी खाला बोली, मगर फिर भी सबके साथ गई। रात को जब हम सैर से वापस आए और फ्रिज खोला तो सारे खाने गायब थे। अम्मी ये देखकर हैरान रह गई। वक्त पर लगाकर उठता रहा। अब मैंने बीए कर लिया था और एक सरकारी स्कूल में मुलाजमत कर रही थी। इस रोज मेरे तायाजार लाहौर से आए हुए थे। सख्त सर्दियों के दिन थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं खोलने गई, लेकिन बाहर कोई भी ना था। वापसी पर छत से गीले कपड़े उतार कर वापस आई तो सब लोग हैरान थे। उनके कानों में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तुम्हें आवाजें नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। मेरा इतना कहना था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घर वाले मेरे गिर जमा हो गए। जब मुझे होश आया तो सब कहने लगे, क्या हुआ था? पता नहीं, किसी ने जोर से मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने परेशानी से जवाब दिया। इसके बाद मैं कई बार बेहोश हुई। एक बार अम्मी ने अब्दुल्ला से पूछा था कि तुमने तो कसम खाई थी कि तुम दोबारा नहीं आओगे। हाँ, मैंने कसम खाई थी, मगर अब शाह साहब फोत हो गए हैं, इसलिए मेरी कसम भी खत्म हो गई है। अब मैं शाह साहब की कसम से आजाद हो गया हूँ। अब इन वाकयात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं किसी जिन भूत का नाम सुनकर ही डर जाती हूँ। मेरी जिंदगी में कोई रौनक नहीं रही है। हर रौनक बेरौनक हो गई है। मेरा निकाह अरसलान से हो चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अब अब्दुल्ला हमारी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करता। और राइट गाइस, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।